नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूपी पीसीएस मेंस में 2018 में सामान्य अध्ययन के पहले पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको। तो ये जीएस पेपर 1 का दूसरा लेक्चर है 2018 के प्रश्न पत्र का। इससे पहले हमने 2018 के प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के पहले 5 लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया है जो लघु उत्तरीय थे। अब आगे हम जो शेष 5 बचे हुए लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को पास कर चुके हैं और अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग उत्तर लेखन का प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसमें कि हम पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने के लिए देते हैं। फिर आप जो कॉपी हमें भेजते हैं उसको हम चेक करते हैं, जो कमी होती है वो बताते हैं, अपना फीडबैक आपको देते हैं। और ये पूरा जो उत्तर लेखन कार्यक्रम है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और जो हम मॉडल उत्तर आपको देते हैं, जो आदर्श उत्तर हम आपको देते हैं, उसके माध्यम से आपकी लर्निंग भी हो जाए। ठीक है, तो आप इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग यूपी पीसीएस प्री मेंस 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम लेकर के आए हैं एक इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें कि प्री और मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स हम देते हैं, साथ ही साथ बाइलिंगुअल पीडीएफ देते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट आयोजित करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, सी सेट का पूरा सेपरेट कोर्स हम इसमें देते हैं। सारी चीजें यानी एक ही छतरी के नीचे, एक ही छत के नीचे आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं जो कि आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। तो अगर आप यूपी पीसीएस 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स से जरूर जुड़िए। नीचे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब ज्यादा देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पे आएंगे। तो अब तक हमने कुल 5 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अब हमको छठा प्रश्न डिस्कस करना है लघु उत्तरीय सीरीज का जिसमें कुल 10 प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। क्या कहा जा रहा है? शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। अब हम प्रश्न को समझें कि अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा। तो मुख्य विषय क्या है? अनियोजित शहरीकरण। अनियोजित शहरीकरण से ही तो शहरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नियोजित शहरीकरण से समस्याएं नहीं उपजेंगी, क्योंकि नियोजित जब चीजें की जाती हैं तो सब चीजों को ठीक प्रकार से सोच समझ करके बनाया जाता है। तो अनियोजित शहरीकरण से ही शहरी समस्याएं होती हैं। तो अनियोजित शहरीकरण को प्रतिबंधित करना। प्रश्न की मांग क्या है? समस्याओं यानी क्या क्या समस्याएं हैं? तो मलिन बस्तियां हैं, प्रदूषण है, ट्रैफिक है, नाली है, कूड़ा है, कचरा है, उनका संक्षिप्त संदर्भ। मुख्य फोकस हमारा क्या होना चाहिए? तो तकनीकी, प्रशासनिक और सामाजिक समाधान। सरकारी योजनाओं का उल्लेख जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, ये अनिवार्य है। कीवर्ड्स हमारे क्या होंगे? तो स्मार्ट सिटी, सतत विकास का लक्ष्य SDG 11, अर्बन मिशन यानी ग्रामीण और शहरों का संतुलन, और हरित भवन ग्रीन बिल्डिंग। आइए देखिए, शहरी नियोजन अर्बन प्लानिंग, मुख्य बिंदु और व्याख्या। तो मास्टर प्लान, तो हर शहर का अगले 50 साल का या अगले 30 साल का या दीर्घकालीन
मास्टर प्लान सख्ती से लागू होना चाहिए। मास्टर प्लान का मतलब कि कौन सी चीजें शहर में कहां पे रहेंगी। अब यह नहीं कि कहीं मन हो दुकान खोल लीजिए, कहीं मन हो गोदाम बना लीजिए, कहीं मन हो होटल चला लीजिए, कहीं मन हो हॉस्पिटल चला लीजिए, तो यही तो अनप्लान्ड है। सैटेलाइट टाउनशिप होनी चाहिए। सैटेलाइट टाउनशिप का मतलब जो बड़े शहर हैं उनसे बोझ कम करने के लिए आसपास शहर बनाइए। जैसे दिल्ली के पास नोएडा और गुरुग्राम, जैसे दिल्ली के पास नोएडा और गुरुग्राम। अब दिल्ली में बहुत अनियंत्रित भीड़ हो गई तो उसके अगल बगल सैटेलाइट सिटी बनाइए, उपग्रह नगर बनाइए। तो पहला क्या हो गया, शहरी नियोजन। दूसरा पॉइंट क्या होगा, परिवहन। तो निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन दीजिए, जैसे मेट्रो है, इलेक्ट्रिक बसें हैं। अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली में मेट्रो ने कितना कमाल का काम कर दिया कि अगर मेट्रो न होती दिल्ली में तो जो दिल्ली में रहता है उससे ये प्रश्न करके देखिएगा तो उसका होश उड़ जाएगा कि अरे मेट्रो ना रहती तो मैं क्या करता, कैसे कहीं जाता। तो मेट्रो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी और साइकिल ट्रैक का निर्माण करना, तो हर जगह कनेक्टिविटी हो। दिल्ली में मेट्रो के सफल होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हर जगह दिल्ली में मेट्रो है। यही लखनऊ देख लीजिए, तो एक रूट पे है। मतलब मेट्रो पे बैठने के लिए आपको ऑटो में बैठना है, फिर मेट्रो में बैठना है, फिर तो वो मजा नहीं आ रहा है। दिल्ली में ऐसा नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, कचरा और जल प्रबंधन। तो अपशिष्ट से ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी। तो कचरे के पहाड़ों को खत्म कर बिजली बनाना। बड़े बड़े शहरों के अगल बगल बहुत कचरे के पहाड़ हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो कंक्रीट के जंगलों में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए। तो हर बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भूमि में जल जाए। सामाजिक आवास। तो इन सीटू पुनर्वास, यानी जहां पर ही जो झुग्गी झोपड़ी है, मान लीजिए मलिन बस्ती कहीं पर है तो उस मलिन बस्ती में ही हमें क्या करना है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर साफ सुथरे तरीके से उन बस्तियों के लोगों को वहीं पर, जैसे धारावी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अडानी का। आप जानते हैं बंबई के बीच एक मलिन बस्ती है धारावी, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है उसको। तो यह हुआ कि भाई यहीं पर, क्यों यहीं पर, इन सीटू पुनर्वास का क्या मतलब है कि अब कोई रह रहा है एक जगह, अब उसको उठा के आप शहर से बाहर फेंक दिए, तो शहर से बाहर फेंक दिए तो उसका वहां रोजगार है, उसके आमदनी का जरिया है, तो दिक्कत होगी। तो उनको क्या है, इन सीटू पुनर्वास दीजिए, वहीं झुग्गी झोपड़ी को हटाकर, अगर जगह कम है तो कई फ्लोर की बिल्डिंग बनाइए। और इन सबके लिए जो है पीएम आवास योजना का, अगर जमीन अधिक है तब तो भाई पीएम आवास योजना के तहत सबको पक्का मकान मिल जाएगा। कम जगह जैसे धारावी वगैरह में तो एक एक मकान नहीं दिया जा सकता, तो वहां तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाइए। विकेंद्रीकरण, अर्बन अप्रोच। क्या है ये, गांवों में सारी सुविधाएं देना ताकि लोग गांव छोड़कर शहर न भागें। तो गांवों में, तो शहरों में क्या कहते हैं, शहरों में कहते हैं कि चुंबक लगे हुए हैं और ये चुंबक गांवों के लोगों को खींच रहा है, बहुत बड़ा चुंबक है। क्या है ये चुंबक, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। तो इस चुंबक को गांवों की तरफ भी शिफ्ट करो, तो दोनों चुंबक आपस में जो है न नियंत्रण और संतुलन बनाएं। तो ये बात ठीक है। सबसे अच्छा तो भाई कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, लोग गांव छोड़ छोड़ के अगर शहर में भागेंगे ही तो कितनी व्यवस्था आप कर लेंगे, ये कहने का मतलब है। तो आदर्श उत्तर में हमने क्या लिखा देखें, तो भारत में तीव्र और अनियंत्रित शहरीकरण ने मलिन बस्तियों, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। पहली, ढांचागत सुधार होना चाहिए भैया। तो क्या, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे जैसे सीवेज, पानी को डिजिटल और सुदृढ़ बनाना, सैटेलाइट टाउन का विकास कर महानगरों के बोझ को कम करना, सतत परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देकर
ट्रैफिक और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरे के पृथक्करण और वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों की स्थापना, माइग्रेशन नियंत्रण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्बन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना ताकि शहरों की ओर होने वाला पलायन रुके। निष्कर्ष, शहरीकरण एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर होना चाहिए। SDG 11 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रीन आर्किटेक्चर और सुनियोजित विकास ही समय की मांग है। अब 7वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। एकदम फैक्चुअल, एकदम फैक्ट है यह प्रश्न। क्या है? एकदम फैक्ट है। आपसे जो है बस ये है कि यह पूछ लिया गया है सब्जेक्टिव के रूप में, है फैक्ट ये। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। तो मुख्य विषय क्या है? उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यही है। प्रश्न की मांग क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्र, मुख्य रूप से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र दक्षिणी यूपी में खनिज पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज कौन से हैं वो हम आइडेंटिफाई करें तभी तो लिखेंगे। तो चूना पत्थर है, कोयला है, सिलिका सैंड है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है। जिले कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र है, मिर्जापुर है, बांदा है, ललितपुर है और प्रयागराज है मोटे तौर पे। कीवर्ड्स, विंध्यक्रम की चट्टानें, सिगरौली कोयला क्षेत्र और भारत की ऊर्जा राजधानी सोनभद्र। ठीक है। मुख्य बिंदु एवं व्याख्या, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण के 8-10 जिले पठारी भाग प्रमुख खनिज और उनके जिले हैं। पूछा जा रहा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं। तो चूना पत्थर, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सीमेंट उद्योग का आधार है। कोयला, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यहां बड़े थर्मल पावर प्लांट है, जानते हैं मनपरा में। सिलिका सैंड, प्रयागराज, चित्रकूट। बॉक्साइट, बांदा और ललितपुर। यूरेनियम केवल ललितपुर में सीमित मात्रा में एक जो है ये पता चला है। डोलोमाइट, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। तो ये मैंने क्या बताया कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे देखिए ठीक प्रकार से जो है बताया गया है। लाइमस्टोन, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो सीमेंट इंडस्ट्री द फाउंडेशन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, इसके महत्व को बताया गया है ना। सीमेंट, कोल, सिगरौली फील्ड, सोनभद्र। थर्मल पावर एनर्जी फॉर सिटी, सोनभद्रा इज द एनर्जी कैपिटल। इसके बाद हम देखें स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात हम कर रहे हैं। रणनीति जो मिनरल्स हैं, बॉक्साइट है बांदा, एल्युमिनियम एंड यूरेनियम। ललितपुर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, सिलिका सैंड प्रयागराज, चित्रकूट। ग्लास इंडस्ट्री इसेंशियल फॉर मॉडर्न आर्किटेक्चर, है ना। तो ये अब आदर्श उत्तर में देख लीजिए, सीधे सीधे फैक्ट रखा गया है। देखिए, यद्यपि उत्तर प्रदेश खनिज बाहुल्य राज्य नहीं है, यह स्पष्ट रूप से बताया गया, खनिज बाहुल्य राज्य नहीं है, फिर भी राज्य का दक्षिणी पठारी भाग बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पाए जाने वाले खनिज राज्य के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। तो चूना पत्थर ये मिर्जापुर और सोनभद्र में बहुतायत में मिलता है, जो राज्य के सीमेंट उद्योग का आधार है। कोयला, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र कोयले के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो ओबरा और अनपरा ताप विद्युत ग्रहों को ऊर्जा देता है। सिलिका सैंड, कांच बालू और रणनीतिक खनिज, तो ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार और बांदा में बॉक्साइट तथा हीरे के संकेत मिले हैं। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश खनिज नीति 2017 के तहत इन खनिजों का वैज्ञानिक दोहन राज्य के राजस्व और बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए। अब सीधे स्मार्ट सिटी से प्रश्न आ गया। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताना है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है स्मार्ट सिटी मिशन के घटक कंपोनेंट्स क्या हैं, सरकार द्वारा निर्धारित स्मार्ट सिटी के मूल तत्व क्या हैं, वो कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, उनको हमें बताना है। ठीक है, तो ये केवल वाईफाई या डिजिटल शहर नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाओं की मजबूती है। एक्चुअली स्मार्ट जब कहते हैं तो लोगों को यही लगता है कि ये वाईफाई यहां होगी, डिजिटल शहर होगा, इसका ये मतलब नहीं है, ये समझाया जा रहा है, बल्कि ये बुनियादी सुविधाओं की मजबूती है। तो कीवर्ड्स क्या है? पर्याप्त जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस, सतत पर्यावरण, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। अब मुख्य बिंदु देखें हम
तो स्मार्ट सिटी के मूल तत्व कौन कौन से हैं? पहला, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। तो बुनियादी सेवाएं, पहले यूटिलिटीज, पहला पानी, तो पर्याप्त और 24 घंटे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में। बिजली, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, तो विद्युत आपूर्ति अबाध निर्बाध होनी चाहिए। सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरा मुक्त शहर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कनेक्टिविटी, तो पहले यूटिलिटी फिर कनेक्टिविटी, मतलब परिवहन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन होने चाहिए, अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन। डिजिटल, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण वहां होना चाहिए। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पहला यूटिलिटी, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आवास, गरीबों के लिए किफायती आवास होने चाहिए यानी अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तो सीसीटीवी पुलिस। सामाजिक, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सबको उपलब्ध होनी चाहिए। और चौथा है पर्यावरण और शासन, तो शासन में सुशासन वहां होना चाहिए और नागरिक भागीदारी होनी चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए। और पर्यावरण, टिकाऊ पर्यावरण यानी पार्क होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें तो स्मार्ट सिटी मिशन में ही बताई गई हैं, वही उठा करके हमें लिखना है। तो द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए स्मार्ट सिटी, देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाटर है, पावर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सेफ्टी है। इंस्टीट्यूशनल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ई गवर्नेंस, आईटी कनेक्टिविटी। इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी तो ग्रीन स्पेस, पॉल्यूशन कंट्रोल आदि। ठीक है, इस चार्ट से ये बात समझ में आ गई आपको। आइए अब आदर्श उत्तर की तरफ बढ़े। तो जो हमने बताया है उसका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अनुसार किसी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए केवल डिजिटल तकनीक नहीं बल्कि निम्नलिखित मूल अधोसंरचनात्मक तत्वों का होना अनिवार्य है। तो स्पष्ट रूप से पहले लाइन में यह बता दिया गया कि भैया हम जो है स्मार्ट सिटी का मतलब केवल डिजिटल तकनीक नहीं समझ रहे हैं बल्कि हम ये समझ रहे हैं कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट की बात हो रही है। तो भौतिक अवसंरचना यानी पर्याप्त जलापूर्ति हो, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल शहरी परिवहन होना चाहिए। सामाजिक अवसंरचना तो गरीबों के लिए किफायती आवास हो, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हो और नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध हो। संस्थागत व डिजिटल अवसंरचना तो मजबूत आईटी कनेक्टिविटी हो, ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक भागीदारी और सुशासन हो। पर्यावरण स्थिरता तो टिकाऊ पर्यावरण, हरित भवन हो, खुली जगह हो, पार्क हो, प्रदूषण नियंत्रण हो। और निष्कर्ष, इन तत्वों का उद्देश्य नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर, किन तत्वों का भैया, भौतिक अवसंरचना अच्छी, सामाजिक अवसंरचना, संस्थागत डिजिटल अवसंरचना, पर्यावरणीय संरचना। तो इन तत्वों का उद्देश्य नागरिक को एक सभ्य जीवन स्तर, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके। ठीक है, अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो अब अगला प्रश्न आ गया जो है ज्योग्राफी से, भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी कीजिए। यानी भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी करना है। तो आइए समझें अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। तो पहले तो परिभाषा, तो परिभाषा में हमें बताना होगा कि भूमंडलीय उष्मन से हम क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली दीर्घकालिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय उष्मन। मूल कारण क्या है, भूमंडलीय उष्मन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेस से यह हो रहा है। प्रश्न की क्या मांग है, तो कारण क्यों हो रहा है भूमंडलीय उष्मन, तो ग्रीन हाउस गैसों से। प्रभाव क्या है, अगर भूमंडलीय उष्मन हो रहा है तो प्रभाव क्या है, इससे दिक्कत क्या हो रही है, तो भैया जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समाधान क्या है,
मतलब कारण क्या है, प्रभाव क्या है, समाधान क्या है। और कीवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसें, जीवाश्म ईंधन और आईपीसीसी रिपोर्ट, ग्लेशियरों का पिघलना। तो उत्तर का ब्लूप्रिंट परिभाषा जो मैंने आपको बताई कि पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली दीर्घकालिक वृद्धि ही भूमंडलीय ऊष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग है। प्रश्न की मांग है कारण, प्रभाव, समाधान, ये तीनों चीज बतानी है आपको। और कीवर्ड्स मैंने आपसे डिस्कस किया ही। तो मुख्य बिंदु एवं व्याख्या तो क्या है, तो पहला तथ्य यह है कि पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, यह तथ्य है। अब यह वृद्धि तो हुई है, तो क्यों हुई है, तो मानव जनित है ये। कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सबसे हुआ। स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन, जो कोयला और पेट्रोल जल रहा है, जो तीव्र औद्योगिकीकरण है और जो वनों का विनाश हो रहा है। प्रभाव क्या है, अब यह सब तो हो गया, इसका प्रभाव क्या है, हमने कहा ना प्रभाव भी बताना है। तो प्रभाव क्या है, हिमालय और ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और तटीय शहरों को खतरा है डूबने का। आपको कमेंट में बताना है एक देश जो कि इस बात को लेकर के काफी अपनी बात कह रहा है कि भाई ऐसे ही चलता रहेगा तो हम तो पूरा देश डूब जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा चरम मौसम, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भयंकर बाढ़ है, कहीं चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। जैव विविधता, कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं। तो वैश्विक प्रयास क्या हो रहा है, यह सब दिक्कत है। तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता 2015 जिसका लक्ष्य तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है कि अब जितना हो गया, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं करना है। तो आइए उत्तर देखें कैसे इसको लिखा गया। तो भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि से है। तो पहले क्या हमने कहा, परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप क्या समझते हैं। तो यहां क्या लिखा है, भूमंडलीय ऊष्मन से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि से है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। तो हमने प्रस्तावना लिख दी। अब आइए मुख्य कारण क्या है इसका, फिर से वही तो हमें लिखना है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है और इसके लिए प्रयास क्या हो रहा है। तो यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में हरित गृह गैसों की सांद्रता बढ़ने का परिणाम है। औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन का दहन और वनों की कटाई ने ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा दिया है, जिससे पृथ्वी की ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पा रही है। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है, इसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियरों का पिघलना जारी है, समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है, कृषि उत्पादकता में कमी और मौसम चक्र में अनिश्चितता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब निष्कर्ष क्या है भैया, क्या किया जाए। तो आईपीसीसी की चेतावनियों के अनुसार यदि पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए संकट बन जाएगा। यह इतना बड़ा विषय है, ठीक है, यह आपने समझ लिया। तो अब आइए 10वें और अंतिम प्रश्न पे। अब यह प्रश्न क्या है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। मजेदार प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को समझने में भी दिक्कत होगी। रोमांसिज्म में यह प्रश्न लिखा गया है जिससे प्रश्न को पढ़ के मन में रोमांस आ जाए कि अरे ये क्या है। तो बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो मुख्य विषय क्या है, तो मुख्य विषय है बुंदेलखंड की भौगोलिक सीमा और उसकी सांस्कृतिक पहचान। तो मुख्य विषय क्या है, बुंदेलखंड की भौगोलिक सीमा और उसकी सांस्कृतिक पहचान। प्रश्न की मांग क्या है, तो भौगोलिक विस्तार। तो यह क्षेत्र कहां स्थित है, पहले तो यह बताया जाए बुंदेलखंड कहां पर है। तो यूपी के 7 जिले और एमपी के 6 या 7 जिलों को मिलाकर के पूरा बुंदेलखंड बनता है। यह 2 राज्यों में विभक्त है। सांस्कृतिक एकता, तो यहां की भौगोलिक दशाओं, पठार, गर्मी, चट्टानों ने यहां की संस्कृति, वीर रस, किले, तालाब को कैसे जन्म दिया। कीवर्ड्स विंध्यन पठारी भाग, बुंदेली भाषा, संपर्क सूत्र है, जेजा भुक्ति इसका प्राचीन नाम था, बीहड़ और ग्रेनाइट चट्टाने।
अब जो है भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। तो ये कहां पे स्थित है? तो ये यमुना नदी के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित एक पठारी क्षेत्र है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले, झांसी है, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, और मध्य प्रदेश के 6-7 जिले इसके अंतर्गत शामिल माने जाते हैं। यहां जो मिट्टी है वो लाल मृदा और ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती हैं, बहुत मजबूत चट्टान ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। और पानी की कमी एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है बुंदेलखंड की, कि यहां पानी की कमी है। अब भूगोल का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ के, मतलब यहाँ के भूगोल पर संस्कृति का क्या प्रभाव? जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते हैं तो उसमें हम जब पढ़ते हैं कि मराठों के उत्थान के कारण क्या था, तो उसमें हम उनके भौगोलिक दशाओं का भी जिक्र करते हैं कि उनकी जो भौगोलिक दिशाएं थी उसमें जो है बड़ा अधिक मेहनत करके बड़ा कम प्राप्त होता था, इसलिए वहां के लोग जुझारू हुए। जबकि गंगा के मैदानों में क्या था? तो गंगा के मैदानों में तो ये कहते हैं कि बैर के बीज अगर फेंक दोगे तो वो सेव हो जाएगा। तो इधर आदमी उतने क्रियाशील नहीं रहे, आलसी हो गए, सब कुछ आसानी से मिल रहा था। तो ये पढ़ते समय हम पढ़ते हैं तो उसी तरह भूगोल का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, वीरता की संस्कृति आई। यहां की उबड़ खाबड़ जमीन और बीहड़ों ने यहां के लोगों को जुझारू बनाया। तो आला उदल तो आपने सुना ही होगा, आला उदल की वीर गाथाएं। तो ये वीरता की संस्कृति यहां आई। वास्तुकला, तो ग्रेनाइट चट्टानों की उपलब्धता के कारण यहां अजेय किले बने, जैसे कालिंजर का किला, और मंदिर बने। जल संस्कृति आई भूगोल के कारण ही। पठारी इलाका होने के कारण यहां चंदेल राजाओं ने तालाब निर्माण की अनूठी संस्कृति, जैसे महोबा के तालाब विकसित की। तो बड़े बड़े तालाब बनाए गए क्योंकि पानी की कमी होती थी। भाषा, तो बुंदेली बोली इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को एक सूत्र में बांधती है। तो चाहे वो एमपी का जिला हो, चाहे वो यूपी का जिला हो, हर जगह क्या बोली जाती है? बुंदेली। और बचपन में हम इन्हीं को सुने हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भौगोलिक स्थिति, चट्टान और मिट्टी की भूमि, ये पूरा भौगोलिक स्थिति यहां पर जो है दर्शाया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। यहां लाल मिट्टी ग्रेनाइट। भूगोल का संस्कृति पर प्रभाव, वीरता और वास्तुकला। तो वीरता की संस्कृति, वास्तुकला आप देख लें, कालिंजर का किला यहां दिखाया गया है। इसके बाद भूगोल का संस्कृति पर प्रभाव, जल और भाषा, तो बड़े बड़े तालाब और बुंदेली बोली। ठीक है, ये सारा पीपीटी आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब आदर्श उत्तर देखिए। बुंदेलखंड भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो प्रशासनिक रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य विभाजित है, यानी 2 राज्यों का हिस्सा ये कवर करता है प्रशासनिक रूप से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। किंतु सांस्कृतिक रूप से पूरा बुंदेलखंड क्या है? एक है। भले ही प्रशासनिक रूप से वो 2 राज्यों में बटा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो एक है। तो भौगोलिक विवरण दे दें कि भाई ये कहां पे है। ठीक है, तो विस्तार जो भी हमने समझा, तो ये यमुना नदी, विंध्य पर्वत, चंबल उत्तर पश्चिम, पन्ना अजयगढ़ श्रेणियां दक्षिण पूर्व के मध्य स्थित है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में तो जुझारू प्रकृति है। यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, ग्रेनाइट चट्टाने, बीहड़ और शुष्क जलवायु ने यहां आला उदल जैसे वीर रस प्रधान संस्कृति को जन्म दिया। स्थापत्य, स्थानीय पत्थरों की उपलब्धता ने कालिंजर और झांसी जैसे दुर्गों के निर्माण को प्रेरित किया। चंदेल कालीन मंदिर और तालाब यहां की विशिष्ट पहचान है। भाषाई एकता, तो बुंदेली भाषा इस पूरे पठारी भूभाग की सांस्कृतिक आत्मा है जो इसे एक सूत्र में पिरोती है। तो सबसे मजबूत आधार तो भाषा ही होती है ना संस्कृति की। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड अपनी राजनीतिक सीमाओं से परे एक एकीकृत सांस्कृतिक इकाई है जिसकी पहचान इसका गौरवशाली इतिहास और भौगोलिक विशिष्टता है। तो इस प्रकार से हमने 2018 सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों को इस लेक्चर में डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा।